बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम रमज़ान स्पेशल और मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, मजमूई तौर पर दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक मुतासरा अफराद की तादाद तकरीबन 15 करोड़ 96 लाख हो चुकी है। गुज़श्ता 24 घंटों में अगर पाकिस्तान पर नज़र दौड़ाई जाए तो 113 अफराद की मौत वाक़ हुई, जबकि 3000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं। रोज़ाना की बुनियाद पे केसेस में इजाफा तो नहीं हो रहा, लेकिन जितनी तादाद सामने आ रही है, अगर इतनी तादाद नेगेटिविटी में नहीं है तो हमारे लिए किस हद तक मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, ये सोचिए तो खौफ आने लगता है। हमने कल जो बात की थी कि डबल डिजिट में अमवात हुई, उससे कुछ बेहतरी की तवक्को की गई थी, लेकिन आज फिर से 100 से ज़ायद अमवात एक तशवीशनाक सूरत हाल है। लेकिन आने वाले दिनों में दीगर सूबों के अंदर भी अगर सूरत हाल ऐसी ही बरकरार रही तो मजमूई तौर पर सूरत हाल किस हद तक तशवीशनाक हो सकती है, ये एक सवाल है। पॉजिटिविटी रेशो देखी जाए तो वो 8% से तजावुज़ कर चुकी है। अगर ये कल की देखी जाए तो वो 9% बनती थी, लेकिन अब मजमूई तौर पर हमें देखना यह होगा कि क्या हम पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के दरमियान प्लेटो कर चुके हैं। शरह अमवात हमारे लिए किस हद तक तशवीश का बायस बन सकती है। अस्पतालों के अंदर ऑक्सीजन बेड्स कितने मौजूद हैं, वेंटिलेटर्स की कितनी सहूलियात हैं, और ईद की तातीलात के दौरान हुकूमत पंजाब का मैकेनिज्म क्या होगा, और दूसरी जानिब सिंध के अंदर सूरत हाल कैसी होगी, दीगर सूबों के अंदर कैसी होगी। मजमूई तौर पर सूरत हाल का जायजा लेने के लिए हमें आज ज्वाइन किया है मुशीर सेहत हनीफ खान पताफी साहब ने। हमारे ब्यूरो चीफ हैदराबाद हमीदुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया पताफी साहब आपका भी और हमीदुर रहमान साहब आपका भी इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। पताफी साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊंगा। इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है, सबसे मुतासिरा सूबा पंजाब है। रोजाना की बुनियाद पे केसेस जो रिपोर्ट होते हैं मजमूई तौर पर उसका 1/3 पंजाब में होता है, अमवात का भी 1/3 पंजाब में होता है। तो मैकेनिज्म में क्या लूप होल्स हैं जिसकी वजह से हमें ऐसे नताइज देखने को मिल रहे हैं, या पॉपुलेशन ज्यादा इसलिए मसाइल ज्यादा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आपको पता है कि पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। अगर हम बात करें पिछले 2 हफ्तों की तो पॉजिटिविटी जो रेशो है वो कम हुई है। SOP पे अमल दरामद होने की वजह से पॉजिटिविटी कम हुई है, और लास्ट 24 आवर में कुछ फिर 67 एक डेथ हुई है। पंजाब में इस वक्त जो पॉजिटिविटी रेशो है वो 13% है, और हमारे तकरीबन 26 से ज़ायद जो अजला हैं उन पे 8% से ज़्यादा पॉजिटिविटी रेशो है। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब तमाम वसाइल बरूकार ला रही है। वैक्सीनेशन के हवाले से भी हमारे पास पहले 136 वैक्सीनेशन सेंटर थे सिर्फ। इसके अलावा हमने जो हमारे 26 DHQ हैं और 123 THQ हैं, इनको भी फंक्शनल कर दिया गया है, और वहाँ पे भी वैक्सीनेशन सेंटर बना दिए गए हैं। जो डेली की हमारी पंजाब कैपेसिटी है तकरीबन 3 लाख से ज़ायद लोगों को, इस वक्त पंजाब वो वह सूबा है जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों को वैक्सीन फराहम की जा रही है। 3 लाख से ज़ायद लोगों को डेली बेस पे वैक्सीन फराहम की जा रही है, और हुकूमत अपनी तरफ से तमाम वसाइल बरूकार ला रही है। टीचिंग हॉस्पिटल हो गए, 3 लाख से ज़ायद लोगों को असद उमर साहब के मुताबिक तो मजमूई तौर पर पाकिस्तान में 3 लाख वैक्सीनेट किए गए हैं अफराद रोजाना की बुनियाद पे, जो अभी इन्होंने टारगेट सेट किया था। तो आप पंजाब के हवाले से 3 लाख कह रहे हैं रोजाना की बुनियाद पे? जी बिल्कुल, मैं थोड़ा सा करेक्शन कर लूं। पहले हमारे पास जब 136 सेंटर थे उस वक्त हमारी कैपेसिटी थी 98,000 पर डे। ये अब हमने जो मास वैक्सीनेशन कैंपेन शुरू की है उसमें मैं आपको ये डिटेल दे रहा हूं कि 26 DHQ हमने इसमें ऐड किए हैं और 123 THQ ऐड किए हैं। इसके अलावा 136 वैक्सीनेशन सेंटर वो भी पहले से जो फील्ड में वो भी फंक्शनल हैं। जो इस वक्त हमारी कैपेसिटी है वो 3 लाख से जायद है, जो पर डे 2 लाख से जायद दूसरा दिन है, जिसको पर डे हम 2 लाख से जायद लोगों को वैक्सीन फराहम कर रहे हैं। जी, पंजाब गवर्नमेंट तमाम वसाइल बरूकार ला रही है। जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि जितने हमारे टीचिंग हॉस्पिटल हैं वहाँ पे ऑक्सीजन का इंतज़ाम किया गया है, वहाँ पे ऑक्सीजन बेड्स अरेंज किए गए हैं। इसी तरह THQ और DHQ हॉस्पिटल में भी ऑक्सीजन बेड फराहम किए गए हैं। तो पिछले 2 हफ्तों से
जो एक लोड था, जो प्रेशर था, उसमें कुछ कमी जरूर आई है। लेकिन ये जो कमी किस हद तक आई है इस पर मजीद बात करेंगे। पताफी साहब साथ ही रहिएगा। इसी दौरान हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर लाला जाफर खान साहब ने, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर है हैदराबाद से। बहुत शुक्रिया लाला साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है उसके पेश नज़र आप हैदराबाद की सूरत हाल को सिंध से कंपेयर करते हुए कितना बेहतर समझते हैं, और अगर बेहतर नहीं है तो फिर बेहतरी किस तरीके से हो सकती है? जी बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे लिया ऑन बोर्ड। पहली बात तो मैं ये बताऊं कि मैंने 22 तारीख को जब ज्वाइन किया तो हमारे पास इन्फेक्टिविटी रेशियो जो था, पॉजिटिविटी रेशियो हैदराबाद का जो था वो 24-25% था। बहरहाल हम लोगों ने भरपूर कोशिश की है और आज यहाँ मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो है वो 9% है। तो हम पॉजिटिविटी रेशियो को कम करने में कामयाब हो गए हैं। उसके लिए स्मार्ट लॉकडाउन लगाने पड़े, ज्यादा टेस्टिंग करनी पड़ी, लोगों को मोटिवेट करना पड़ा। तो इस वक्त हम ये समझते हैं कि जो पिछले 15 दिन से हमारे हालात थे उससे इस वक्त कुछ कंट्रोल अल्हम्दुलिल्लाह है कोरोना के फैलाव में। यानी आप ये समझते हैं कि गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान जिस तरह के इक़दाम किए गए उसके बायस नताइज कुछ बेहतर आए हैं। हमीदुर रहमान साहब, ये कहिएगा कि पिछले 15 दिनों के अंदर ऐसे कौन से इक़दाम उठाए गए जो सिंध के दूसरे शहरों में नहीं अपनाए गए बनिस्बत हैदराबाद के, और हैदराबाद की सूरत हाल सिंध के दीगर शहरों की बनिस्बत बेहतर रही? जी बिल्कुल, हैदराबाद में जो इंतज़ामिया की जानिब से इक़दाम उठाए गए उसके नतीजे में यकीनन कोरोना के केसेस में कमी वाक़ई हुई है। जिस तरह DHO हैदराबाद ने बताया कि हैदराबाद में जो गुज़िश्ता अगर हम 15-20 दिन की बात करें तो हैदराबाद में जो कोरोना की शरह है वो 24% तक रिकॉर्ड की गई थी, और उसके बाद 18%, 17% और आखिरी जो है वो 13% तक जो है वो लॉकडाउन से पहले तक हैदराबाद में कोरोना केसेस की शरह थी। लेकिन आज जो कोरोना केसेस की शरह हैदराबाद में रिकॉर्ड की गई है वो तकरीबन 10% तक बनती है। 159 केसेस जो है वो गुज़िश्ता 24 घंटों में सामने आए हैं। लेकिन इस तमाम जो सूरत हाल में अगर देखा जाए तो ख़ास तौर पर जो हैदराबाद में लॉकडाउन किया गया है और जिस तरह SOPs के हवाले से ज़िला इंतज़ामिया के इक़दाम हैं वो भी काबिल तारीफ़ है। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ ये बताना भी जो है वो ज़रूरी है कि अगर कोरोना की शरह में कमी वाक़ई हुई है तो फिर क्या वजह है कि जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर बेड्स खाली नहीं है। मैं आपको आज की सूरत हाल बताऊँ, सिविल अस्पताल हैदराबाद की इंतज़ामिया से हमारी बात हुई तो उनका कहना यह था कि इस वक्त सिविल अस्पताल में कोरोना के मरीजों के जो ICU और HDO वार्ड हैं वो मरीजों से भरे हुए हैं, और जो जामशोरों में नया वार्ड इन्होंने बनाया था वहाँ पर भी जो है वो वार्ड भी मरीजों से भर गया है। तो आज सिविल अस्पताल हैदराबाद की इंतज़ामिया ने इमरजेंसी बुनियाद पर जो है वो 15 बेड का ICU वार्ड और तकरीबन 20 बेड का HDO वार्ड भी जो है वो बनाने के लिए उन्होंने काम शुरू कर दिया है। तो ये अगर शरह में कमी वाक़ई हो रही है तो क्या वजह है कि जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पर जो है वो मरीजों की तादाद कम नहीं हो रही है, और वो बदस्तूर जो कोरोना के मरीज हैं उनकी तादाद मौजूद है। खबरें तो ये आ रही है कि सूरत हाल बेहतर हो रही है। अगर सूरत हाल बेहतर हो रही है तो फिर बेड्स की कमी का क्यों सामना है, अस्पतालों की कैपेसिटी की कमी का क्यों सामना है? ये एक सवाल है, इसका जवाब भी लेंगे हम डॉक्टर लाला जाफर खान साहब से। पताफी साहब, आपकी जानिब आऊँगा। ये देखिए, सिंध की सूरत हाल ऐसी है कि जो पॉजिटिविटी है वो कम हो रही है, कंट्रोल में आ रही है। आप क्या सोचते हैं कि हमें इस बिलखुसूस इस लॉकडाउन के दौरान वो कौन सा मॉडल अपनाना चाहिए जिस पे अमल दरामद करते हुए हम नताइज गुज़श्ता साल वाले नेशनल लॉकडाउन के बाद वाले ले सकते हैं? जी देखें, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो SOP पे अमल दरामद जब से शुरू कराया है, ख़ास तौर पे हमारे जो 24 आवर जो वर्किंग में है वो उसमें से फार्मेसीज ओपन हैं, उसमें पेट्रोल पंप ओपन है, ये 2-3 और इसमें सिर्फ हमारे वैक्सीनेशन सेंटर जो 24 आवर काम कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ और सेक्टर हैं जिसमें हमें छोटे डिपार्टमेंटल स्टोर हो गए, जिसमें बेकरीज होगी, जिसमें कोई एग्रीकल्चर के जो शॉप्स होगी उसको इजाज़त दी गई। इस SOP पर अमल दरामद कराने से, और ख़ास तौर पे जब फील्ड में पाक फौज की भी हमने सपोर्ट ली है, उन्होंने आके अवेयरनेस कैंपेन दिए और मास्क को जब से हमने यकीनी बनाया है, तो आपके प्रोग्राम के तवज्जो से मैं एक बार फिर भी आवाम से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मास्क को हम यकीनी बना लें, मास्क तमाम लोग अगर पहनना शुरू कर दें तो 50% कोरोना के फैलाव में ऐसे ही कमी आती है मास्क के। बाकी 11 तारीख से 16 तारीख तक जिस तरह ईद की छुट्टियां हैं उसमें हमने तमाम तफरीह मकामात भी बंद कर दिए हैं,
और आपके प्रोग्राम की तरफ से फिर मेरी लोगों से, आवाम से यही रिक्वेस्ट होगी कि ये ईद एक स्पेशल ईद है। कोरोना की वजह से हमने ये स्पेशल ईद बनानी है, घरों में रह के ये ईद बनानी है, तफरी मकामात पे निकले। और शॉपिंग से ख़ास तौर पे जो आप अपने पैसे शॉपिंग पे खर्च करना चाहते हैं, तो मैं तो ये रिक्वेस्ट होगी कि अल्लाह की राह में आप वो पैसे खर्च करें। यानी ये ईद मनानी चाहिए, सादगी से मनानी चाहिए और माजी की निस्बत हमें कुछ मुख्तलिफ मनाने चाहिए। खुदा के हुजूर सरबसजूद होकर भी हमें दुआ मांगनी है कि हमारे लिए बेहतर फ़ैसले करे और हमें दुआ मांगनी है कि हमें इस वबा से छुटकारा मिल सके। डॉक्टर लाला जाफ़र खान साहब, जिस तरह हमीदुर रहमान साहब ये निशानदेही कर रहे हैं कि पॉजिटिविटी रेशो तो कम हो रही है लेकिन मरीज जो है वो कम नहीं हो रहे, इसकी बुनियादी वजह क्या है? कैपेसिटी क्या है अस्पतालों की? अब मैं आपको थोड़ा इसको आसानी से समझाऊं, ये आसानी से बात समझ में आ जाएगी। एक बात तो ये है कि सिविल हॉस्पिटल हैदराबाद को अगर हम उसका डेटा लेते हैं कि जी जनाब इधर इतने हमारे पास पेशेंट वेंट पर है, तो मैं उसके लिए पहले ये वजाहत करता चलूं तो वो सिर्फ हैदराबाद के नहीं है, पूरे सिंध के हैं। अगर हमारे पास 54 पेशेंट कल थे तो उसमें से 30 हैदराबाद के थे, 24 मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्टों के थे, क्योंकि वहाँ पर लोग दाखिल नहीं होते, वो सीधा हमारे पास आते हैं, इसलिए हमारे वेंट भरे रहते हैं। मगर हैदराबाद के लोग वहाँ पर आधे से कम है, 49% है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि इन्फेक्टिविटी रेशो अब कम हो रहा है, लेकिन जो पहले इन्फेक्टेड हो चुके हैं वो सीरियस हो गए होंगे, वो यकीनन हॉस्पिटलों में आएंगे, वो अपने बेड ऑक्यूपाई करेंगे, लेकिन अल्लाह का करम है कि वो हालत नहीं है कि उसमें तशवीश का बायस बने। अगर हम 50% का रेशो निकालें तो लम्स के अंदर अभी भी जामशोरों के अंदर 17 बेड खाली पड़े वेंट के और काफी एचक्यू खाली पड़े। हमने हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर 187 बेड को लो ऑक्सीजन और हाई ऑक्सीजन के लिए तैयार कर दिया है। वो अर्जेंट बुनियादों पे उनके एचक्यू भी बना रहे। मैं समझता हूँ ईद तक वो भी माशाल्लाह तैयार हो जाएंगे। तो इन्फेक्टिविटी रेशो बेसिकली इस तरह से गिरा जाएगा कि उनके जो पेशेंट हैं उसमें आधे हमारे हैं, आधे पूरे सिंध से आएगा। हमीदुर रहमान साहब, जिस तरह वजाहत की डॉक्टर लाला जाफ़र खान साहब ने कि वो सिर्फ हैदराबाद के मरीज़ नहीं हैं, मजमूई तौर पर सिंध के बेशतर शहरों के मरीज़ हैदराबाद का रुख करते हैं, तो इससे आपकी कितनी तसल्ली और तशफ़ी हुई? और दूसरा ये कि वैक्सीनेशन के हवाले से कितनी अवाम माइल है हैदराबाद में? जी, डीएचओ हैदराबाद ने जिस तरह वजाहत की, इसमें इसकी वजाहत इस तरीके से कि जो हैदराबाद में मरीज लाए जा रहे हैं वो हैदराबाद के कुर्ब जवार के अजला के हैं, वो ज्यादा दूर के अजला के नहीं है। और ये वो अजला है हैदराबाद के, जैसे टंडो लियार है, टंडो मोहम्मद खान है, मीरपुर खास है, इसके अलावा बदीन है, ठट्टा है। ये वो अजला है जहां पर सेहत की सहूलतें नहीं है और वहां से तमाम मरीज जो है वो हैदराबाद लाए जाते हैं। लेकिन हैदराबाद आने के बाद जो मरीज जो अस्पताल के वार्ड है वो तो भर जाते हैं और उसका नतीजा ये निकलता है कि जब हैदराबाद का कोई मरीज जो है वो अस्पताल लाया जाता है तो उसको बेड खाली नहीं मिलता, मजबूरन लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स का रुख करते हैं। हैदराबाद में कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स है जहां पर कोरोना के हवाले से फैसिलिटीज है तो वहां पर लोग चले जाते हैं, या हैदराबाद के बाद अब जामशोरों में उन्हें मरीजों को शिफ्ट किया जा रहा है। तो यकीनन जिस तरह डीएचओ हैदराबाद ने बताया कि कुछ नए बेड्स जो है वो कायम किए जा रहे हैं, कुछ नए इस तरह के वार्ड्स बनाए जा रहे हैं जिससे यकीनन कुछ बेहतरी आएगी। जहां तक वैक्सीनेशन का ताल्लुक है, हैदराबाद में वैक्सीनेशन के हवाले से डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस की जानिब से 11 वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम किए गए हैं और वहां पर लोगों को वैक्सीन किया जा रहा है। लेकिन इसमें मैं आपको बताता चलूं कि जो हैदराबाद में वैक्सीन के हवाले से भी लोगों में अब तक एक इबाम मौजूद है। लोग खौफजदा है वैक्सीन के हवाले से, लोगों में कुछ इबाम है, कुछ शकूक व शुबात है, जिसकी वजह से लोग उस तरीके से वैक्सीन नहीं करा रहे हैं और जिस तरह उनको करवाना चाहिए। खास तौर पर जो हैदराबाद में अब एक नया मामला सामने आया कि जो साइनोफार्म वैक्सीन थी वो खत्म हो गई है, जिसके बाद एक दूसरी वैक्सीन मरीजों को लगाई जा रही है, तो उसके हवाले से भी कुछ लोगों में इबाम मौजूद है। तो ये इबाम दूर करने की जरूरत है ताकि लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा तादाद में खुद को जो है वो वैक्सीनेट करवा सकें। सही। डॉक्टर साहब, आप क्या राय रखते हैं इस पे वैक्सीनेशन के हवाले से? एक तो रोजाना की बुनियाद पे हैदराबाद में कितने अफराद को वैक्सीनेटेड किया जा रहा है, और इसके अलावा ये साइनोफार्म और साइनोवैक और दीगर जो वैक्सीन लगाई जा रही है उसके हवाले से इबाम महकमा सेहत किस तरीके से दूर करेगा? देखिए जी, पहली बात तो ये कि हमीद साहब सीनियर साहब ही उन्होंने बिल्कुल सही तरीके से बताया कि 11 सेंटर है हमारे, 11 सेंटर ऐसे हैं जो 24 घंटे खुले रहते हैं। 2 सेंटर ऐसे हैं जो 2 शिफ्टों में काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 4-5 रोज से
2600-2700 लोगों को हम शहर के अंदर जो है वैक्सीनेट कर रहे हैं। अगर वहां होता तो आज भी 3-4 सेंटरों में ठीक ठाक रश है, लेकिन यकीनी तौर पर लोगों को समझाना पड़ेगा कि इन वक्त की जो टाइम पीरियड है सेकंड डोज का वो कितना है, क्योंकि साइनोफार्म का जो टाइम पीरियड है वो 21 दिन है, और जबकि आपको जो हम जो नया आया है एस्ट्राजेन, उसके अंदर जो है वो बेसिकली वो 3 महीने नहीं 12 हफ्ते का उसका केस है। और तीसरा जो साइनोवैक है वो भी हम लोग जो है ना फर्स्ट डोज लगा रहे हैं, लेकिन इसमें टाइम से ज्यादा इसकी एज का फर्क है। जो हमारे पास जो अब वैक्सीन आई है वो 40 साल से ऊपर को लगानी है, और साइनोफार्म और साइनोवैक जो है वो 40 साल से नीचे को भी लगा सकते हैं। तो साइनोवैक भी आने वाली है, कुछ आ गई है और किचन रो है। इंशाल्लाह हैदराबाद के लोगों को समझाएंगे, सेंसिटाइज करेंगे, मोटिवेट करेंगे, और इंशाल्लाह ताला पूरे हैदराबाद को नहीं डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता कि वैक्सीन के हवाले से भी हमें एक पूरी मुनज़्ज़म कैंपेन चलाने की जरूरत है? बिल्कुल है, और हमें चलानी भी चाहिए। देखिए, अगर आपको 2 दिन पहले एनसीओसी ये कहेगा कि आप लाके ये वैक्सीन लगाएं, तो और इसका ये तरीक़ेकार है, तो हम अपना काम शुरू कर देते हैं। साथ साथ हम उसके लिए बैनर लगाना शुरू करते हैं, टीवी रेडियो पर बताना शुरू करते हैं कि जनाब इसके लगाने से ये फायदा है और इसके लगाने से कितना पीरियड आपको चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि हैदराबाद के लोग इंशाल्लाह बहुत मोटिवेट हो जाएंगे, और ये तीनों किस्म की जो हमारे पास वैक्सीन है हम प्रोवाइड भी करेंगे। और हम ये भी बताना चाहते हैं, जिनको पहला वजन तकरीबन 80,000 के करीब लोगों को हम अभी तक पहला और दूसरा वजन कुछ मिला के लगा चुके हैं। और दूसरा डॉक्टर साहब ये कहिएगा कि रवा माह के अंदर टारगेट क्या सेट किया गया है वैक्सीन के हवाले से? देखिए जी, हमारे पास तो अल्लाह का करम है कि हमारे सेंटर्स को जो है वो लगातार वैक्सीन जा रही हैं। उन्होंने कहा है कि जी हमारे पास क्योंकि हम 2500-2600 पर डे पे चल रहे थे, तो उससे चौगुनी हमें सप्लाई दी जा रही है कि अगर एक दिन में बढ़ भी जाए तो आप किसी को वापस नहीं करेंगे, आप लगाएंगे। और हमारा अमला बिल्कुल तैयार है। मैं बात को आपके तवज्जो से दरख्वास्त करता हूँ, आप आइए, इंशाल्लाह ताला हम सब लोगों को वैक्सीनेट करें। सही। पताफी साहब ये कहिएगा कि पंजाब में अफराद को जो वैक्सीन लगाई जा रही है वो कितने अक़साम की वैक्सीन है? जिस तरह हैदराबाद में तो ये है कि 3 अक़साम की वैक्सीन हैं, तो उन्हें दर्जाबंदी के हिसाब से लगाना होता है कि कौन सी किसको लगानी है। तो पंजाब के अंदर क्या मजमूई तौर पर साइनोफार्म ही लग रही है या किसी सेंटर्स में कोई और वैक्सीन भी लगाई जा रही है? देखिए, मजमूई तौर पर जो अभी तक ज़्यादा क्वांटिटी में पंजाब में पहुंचे वो साइनोफार्म ही है। उसका तरीकाकार से यही है कि 50 ईयर तक के तमाम लोग बगैर किसी रजिस्ट्रेशन से वॉक-इन के थ्रू वो अपने किसी भी करीबी वैक्सीनेशन सेंटर से जाके वैक्सीन लगवा सकते हैं। 40 साल से ज़्यादा जिनकी उम्र है उनको 1166 पे मैसेज करके उनको अपनी रजिस्ट्रेशन कराने। इसके अलावा हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो 60+, 70+, 80+ लोग हैं, हमने 3 अजला में, जिनमें लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में, इनमें सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी रेशो थी। इन अजला में एक एम्बुलेंस सर्विस भी शुरू की है कि जिनको हम घरों में जाके वैक्सीन फराहम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि पंजाब में इस वक्त वैक्सीन का सबसे बेहतरीन तरीका है, और लोगों को इस हवाले से किसी किस्म की कोई कंप्लेंट नहीं है। वैक्सीन के हवाले से मेरे ख्याल पंजाब वैक्सीन के हवाले से अवाम में अक्ल शऊर कितना है, पंजाब में कितना उजागर हुआ है और कितने अफराद वैक्सीनेशन के हवाले से जो इबाहम थे वो दूर कर चुके हैं, इसी बारे में मजीद भी बात करेंगे। पताफी साहब साथ ही रहेगा। बहुत शुक्रिया रहमान साहब और डॉक्टर लाला जाफर खान साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसी पे मजीद भी बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले सिंध की सूरत हाल की और पंजाब की सूरत हाल की, और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन कर चुके हैं कोयटा से हमारे नुमाइंदा किफ़ायत अली और शेखुपुरा से फ़ारूक मलिक ने हमें ज्वाइन किया है। आप दोनों हजरात का बेहद शुक्रिया। किफ़ायत, आपकी जानिब पहले आऊँगा। इस वक्त कोयटा की जो सूरत हाल है वो सूरत हाल किस हद तक तसल्ली बख्श है? दूसरी जानिब अगर हम ताजरान को देखें तो ताजरान ने बायकॉट किया था और कहा था कि हम अपना कारोबार जारी रखेंगे। तो एक तो ताजिर तबके के इस वक्त हालिया रवैये के हवाले से, और दूसरा अवाम के रद्द-ए-अमल के हवाले से आगाह कीजिएगा कि सूरत हाल किस हद तक तसल्ली बख्श या तशवीशनाक है?
वायरस की सूरत हाल की बात करूं तो वो बिल्कुल भी इत्मीनान बख्श नहीं है। हम देख रहे हैं कि पिछले 24 घंटों के दौरान भी 87 केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए, 1098 टेस्ट किए गए थे, जबकि 5 अफराद जो है वो इस वबा के बायस जो है वो जाँ बहक हुए। तो सूरत हाल किसी तौर भी तसल्ली बख्श नहीं है। शरह में जो है वो हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन इजाफा होता है, कमी आ जाती है। सिर्फ 2 माह के दौरान ही हमने देखा था कि बलूचिस्तान में जो शरह थी वो 20% तक चली गई थी। तहम अब जो है ये शरह जो है वो एक दफा फिर से जो है वो कमी की तरफ आई है, 11%, 9% पे जो है वो शरह है। तो सूरत हाल किसी तौर भी जो है वो तसल्ली बख्श नहीं है। जहां तक SOPs की बात है तो बलूचिस्तान के अवाम जो थे वो तजब्जुब का शिकार थे। ताजिरान की जानिब से बारहा ये जो है वो इख्तलाफ किया जा रहा था हुकूमत से कि चूंकि ईद का मौका है, ईद का त्यौहार है, तो उनका कारोबार जो है वो बुरी तरह उस पर असर पड़ेगा। बलूचिस्तान में चूंकि प्राइवेट सेक्टर जो है वो उस तरह से नहीं है, इंडस्ट्रीज नहीं है, तो लोगों के जो रोजगार के मौके हैं वो बहुत महदूद हैं। लोगों को इसी तौर पर कारोबार के जरिए ही जो उनका ये सीजन होता है तो इसमें अपना कारोबार करके अपने घर का गुजर बसर करना पड़ता है। हमने देखा था कि जब ये तमाम तर SOPs तय की जा रही थी रमजानुल मुबारक से कबल, तो ये बताया जा रहा था कि चूंकि NCOC की जानिब से ये अहकाम दिए जाएंगे कि बलूचिस्तान में जो सूरत हाल है उसको देखते हुए जो है फिर कारोबार की इजाजत दी जाएगी। तो उस पर भी हमने देखा था कि ताजिरान की जानिब से ये शिकवा किया जा रहा था कि उन्हें मुकम्मल तौर पर कारोबार की इजाजत दी जाए। इस वक्त भी हम अगर कोयटा के बाजारों की बात करते हैं तो चूंकि 2 रोज से मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन है, ताहम ताजिरान एहतजाज कर रहे हैं, एहतजाजी धरना दिया जा रहा है इस तमाम तर सूरत हाल के बावजूद कि उन्हें कारोबार की इजाजत दी जाए। अभी तक जो कारोबारी तबका है, ताजिर तबका एहतजाज पे माइल है, एहतजाज किया जा रहा है। जो मौक़िफ़ उनकी जानिब से अपनाया जा रहा था, और कुछ दिन पहले हमने जब सदर अंजुमन ताजरान बलूचिस्तान से बात की तो उनका मौक़िफ़ ये था कि इंडस्ट्री यहाँ पर मौजूद नहीं होती, हमारा रोज़गार सिर्फ़ और सिर्फ रोज़ाना की बुनियाद से वाबस्ता है और हम वहीं से कमाई करते हैं। अगर 8 दिन के लिए लॉकडाउन लगा देंगे तो हमारा सद्देबाब कैसा होगा? तो इसी को लेकर अब देखते हैं कि हुकूमत बलूचिस्तान क्या फैसला करती है। रुख करेंगे शेखुपुरा का। फारूक मलिक हमारे साथ मौजूद है। फारूक, ये कहिएगा कि इस वक्त शेखुपुरा की अगर सूरत हाल देखी जाए तो पॉजिटिविटी रेशो क्या है, और पॉजिटिविटी रेशो को देखते हुए अस्पतालों की सूरत हाल कैसी है? जी बिल्कुल, अगर कोरोना की बात की जाए तो कोरोना के जो अजला हैं जिनमें पंजाब के 37 अजला में जो हैं वो शेखपुरा जो है वो तकरीबन टॉप 10 के अंदर आता है, 4थे या 5वें नंबर पर यहाँ इस वक्त भी मौजूद है। और रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर केस भी जो है आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो इंतज़ामिया की तरफ से लॉकडाउन लगाया गया था हुकूमत की तरफ से, लोग जो हैं उस पर इम्प्लीमेंटेशन करते हुए नज़र नहीं आते। खुसूसन ईद के मौका पर शहरियों की कोशिश ये है कि ईद की जो शॉपिंग है वो कर ली जाए, लेकिन दूसरी तरफ लॉकडाउन है, तमाम ताजरों ने दुकानें तो बंद कर रखी है, लेकिन चोर दरवाजे से जो है वो बिल्कुल हाफ शटर खोल कर नीचे से जो है वो दुकानदारी करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी वजह यह है कि शहरी जो है वो खुद उनको मजबूर करते हैं, उनको कहते हैं कि शटर उठाओ, हम अंदर चले जाते हैं और यहाँ से हम सौदा सल्फ जो है वो ले जाएंगे। इंतजामिया जो है उनको रोकने के लिए काफ़ी कोशिश करती है। शेखुपुरा के मेन बाजार के अंदर वाटर कैनन यहाँ पर लोगों पर पानी भी फेंका गया है, उनको यहाँ पर डिस्पर्स करने के लिए, ताकि लोग जो हैं वो चले जाएं और कोरोना पे थोड़ा सा काबू पाए। लेकिन लोग जो हैं वो जाने का नाम नहीं ले रहे। इस वक्त भी आप मेरे पीछे बाजार के अंदर देख रहे हैं कि बड़ी तादाद जो है वो खवातीन की है, मर्दों की है, जो यहाँ पर खरीदारी करने के लिए आए हैं। दुकानें बंद हैं, लेकिन वो हर सूरत में ये चाहते हैं कि वो कुछ ना कुछ उनको यहाँ से मिल जाए। और इंतजामिया का ये कहना है कि जब तक ये शहरी जो है हमारे साथ तावन नहीं करेंगे, हम कोरोना पर किस तरह काबू पा सकेंगे। जी पताफी साहब, साथ आप मौजूद हैं। सूरत हाल आप देख लीजिए कि जहाँ पे अवाम की जानिब से ताउन नहीं किया जाएगा, अवाम अखलाकी गिरावट का शिकार होंगे। अब आप ये देखिए कि मार्केट्स बंद हैं, लेकिन शहरी फिर भी मार्केट्स का रुख किए हुए हैं कि शायद कोई दरवाज़ा नॉक किया जाए, कोई शटर नॉक किया जाए, वो खुल जाए और हम ख़रीदारी कर सकें। तो ऐसी सूरत हाल में हम बेहतरी की जानिब गामज़न कैसे हो सकते हैं? देखिए, ऐसी सूरत हाल में इंतज़ामिया अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रही है। इसमें आगाही मुहिम, आप भी आगाही मुहिम दे रहे हैं आवाम को। आवाम से मेरी फिर एक दफ़ा अपील होगी कि एक ईद पे अगर हम शॉपिंग नहीं कर लेंगे, सादगी के साथ गुजार लेंगे, तो ईद गुजर जाएगी। बाकी पहले बात हो रही थी आपसे वैक्सीनेशन के हवाले से, तो पंजाब में तकरीबन 18 लाख से ज़ायद लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। ईद के बाद 25 से 30 लाख डोजेज हमें मिल रही हैं, इसके अलावा मिल रही हैं। और पंजाब में जितने हमारे टीचिंग हॉस्पिटल हैं उनमें हमने ऑक्सीजन, जी वो सब भी साइनोफार्म की। नेक्स्ट जो आ रही है वो साइनोफार्म नहीं, साइनोफार्म नहीं, दूसरी साइनोफार्म पहले आ चुकी, अब जो आ रही है वो सिंगल डोज आ रही है। नेक्स्ट जो आ रही है वो सिंगल डोज आ रही है। साइनो आएगी फिर? जी, कैन साइनो नेक्स्ट जो आ रही है वो सिंगल डोज आ रही है। जी सही।
तो पताफी साहब, ऐसी सूरत हाल में बेहतरी के लिए जो इम्कानात हैं और वैक्सीनेशन के हवाले से जो आगाही फैलानी है, आप क्या समझते हैं कि वैक्सीनेशन के हवाले से वो कैंपेन किस तरीके से चलानी चाहिए, किस तरीके से माइल करना चाहिए कि आवाम जिस तरह कोरोना वायरस को पहले समझे थे पहली और दूसरी लहर में, वैसे ही वैक्सीन की अहमियत को भी समझ पाए? देखिए, कोरोना को अगर हमने जीरो करना है, कोरोना को ख़त्म करना है, इसका कोई दूसरा हल ही नहीं है। जब तक हम अपनी पूरी आबादी को वैक्सीन फराहम नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम कोरोना से निजात नहीं हासिल। आज जिस तरह असद उमर साहब ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि हमारी तकरीबन जो 50% से 50 की एज से ज़्यादा लोग हैं, उनमें सबसे ज़्यादा डेथ हुई, अमवात हुई हैं। तो हमारा इस वक्त जो फोकस है, उनको हमने असद उमर साहब के मुताबिक 40 साल से कम उम्र अफराद की अमवात की तादाद ज़्यादा है। जी उन्होंने कहा 40 साल से जायद की अमवात ज्यादा है। उन्होंने कहा था 40 साल से जो जायद है उनकी अमवात ज्यादा है, जो 40 साल से कम है उनकी अमवात कम है, जो मैंने उनकी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी। जी, वैसे मेरी दानिस्त में उनका बयान ये है कि 40 साल से कम उम्र की है, लेकिन अगर देखना यह है कि अगर उम्र ज्यादा भी है कम भी है, वैक्सीनेशन के हवाले से हम माइल किस तरीके से कर पाएंगे? सवाल ये है पताफी साहब, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि जिसमें अगर किसी को माइल करने की कोशिश की जाए तो वह भी उसी कॉन्स्पिरेसी थीरीज का शिकार है कि हमारे दिमाग को कंट्रोल किया जाएगा, इसी के जरिए जहर लगा दिया जाएगा, इसी के जरिए हमें वायरस पहुंचा दिया जाएगा। तो ऐसी जो थीरीज थी उनको किल किस तरीके से करेंगे? उसमें किरदार तो हुकूमत का। देखिए, इसको मैल करने के लिए जब वजीर आजम साहब ने वैक्सीन लगवाई, इमरान खान साहब ने, तो उन्होंने सोशल मीडिया पे अपनी पिक अपलोड की। इसमें हमारे उलमा किराम का किरदार बड़ा अहम है। उलमा किराम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जुमा के खुतबे में और ईद पे खास तौर पे लोगों को ये मैसेज दें कि ये जो कोरोना वैक्सीन है बिल्कुल सेफ है, आप वैक्सीन लगवाएं। इसके बगैर कोरोना के खिलाफ जंग जीतना नामुमकिन है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जितने उलमा किराम है, सिविल सोसाइटी इस आगाही मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और अवाम में भी ये अब शऊर काफी हद तक आ गया है। आज से 1 महीना पहले जब मैंने कोरोना वैक्सीन सेंटर का विजिट किया था तो वहां पे मुझे रश नहीं नजर आता था। अब हमारे जितने भी वैक्सीनेशन सेंटर है वहां पे अवाम का रश नजर आता है, अवाम में शऊर बेदार हो चुका है। तो इंशाल्लाह गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अपने तमाम शहरियों को इंशाल्लाह वैक्सीन फराहम करने के लिए भरपूर कोशिश कर रही है। जिस तरह मैंने पहले आपको बताया है कि ईद के बाद 25 से 30 लाख और वैक्सीन की नई डोजेस भी हमारे पास पहुंच रही हैं। पहले हमारे पास सिर्फ 136 वैक्सीनेशन सेंटर थे, उसको डबल करके तकरीबन 300 से ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर हमने कायम कर दिया। हमारी कैपेसिटी इस वक्त 3 लाख से ज्यादा है पर डे। तो इंशाल्लाह पंजाब गवर्नमेंट वैक्सीन फराहम करने के लिए तमाम वसाइल बरूकार ला रही है। जी, किफ़ायत आप ये कहिएगा कि कोयटा के अंदर और मजमूई तौर पर बलूचिस्तान के अंदर वैक्सीन के हवाले से कितनी आगाही है? वहाँ पे कोरोना वायरस के हवाले से ज़्यादा आगाही नहीं, तो वैक्सीन के हवाले से आगाही को बेहतर होने में कितना वक्त लगेगा? बिल्कुल, जिस तरह से आपने भी ये कहा कि बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं इस वैक्सीन के हवाले से, लोगों में अब तक ये शऊर नहीं है कि ये वैक्सीन जो है वो इस वबा को कंट्रोल करने में कितनी मददगार साबित होगी। ये बात बहुत ही अफसोसनाक जो है हमारे बलूचिस्तान में है कि यहाँ पर अब तक लोग कोरोना वायरस को जो है वो सही तरह से नहीं समझ सके और लोगों में ये बहाम है कि जी इस तरह का कोई वायरस जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, ना ही वो हमें जो है वो इस तरह से जो है वो इफेक्ट कर रहा है। तो हम जहां तक बात वैक्सीन की, तो बलूचिस्तान में भी जो इस वक्त शरह है वैक्सीन के हवाले से लोगों में वो सबसे कम है। सिर्फ 24 घंटे के दौरान हमने देखा कि बलूचिस्तान के 33 अजला में वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, सिर्फ कोयटा में 7 सेंटर्स हैं, लेकिन पूरे बलूचिस्तान में 24 घंटे के दौरान सिर्फ 853 लोगों ने जो है वो खुद को वैक्सीन लगवाई है, जिससे यह अंदाजा होता है कि यकीनी तौर पर बलूचिस्तान के लोगों में उस शऊर की कमी है। बिल्कुल, इस हवाले से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तादाद हमेशा कम है। बलूचिस्तान में अब तक लोग इस वैक्सीन को लगाने से खौफ में है कि खुदा न खास्ता इसका कोई साइड इफेक्ट है, या वो जो थ्योरीज है कि जी इसमें कोई चिप है या आपको कंट्रोल कर लिया जाएगा, आपकी जो है वो दूसरी चीजों को कंट्रोल किया जाएगा। तो इस हवाले से बहुत अहम किरदार अदा करना होगा हमारे उलमा किराम को, क्योंकि लोग जो है उनकी बात को सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं। तो लोगों को यह आगाही फराहम करनी पड़ेगी कि इस खतरनाक वायरस को कंट्रोल करने के लिए वैक्सीन जो है वो इस वक्त बहुत अहम है। बलूचिस्तान की, अगर कोयटा की हम बात करें
तो कोयटा में भी कई आबादियां ऐसी हैं कि जहां पर अब तक भी जो है वो वैक्सीन का लगाने का जो शरह है वो सिफर जो है वो है। किफायत, जिसका एक तो मतलब ये यही है कि बताइएगा लोगों कि को अब तक मजमूई तौर पर बलूचिस्तान में कितने अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, सिंगल डोज कितने अफराद को और डबल डोज, और दूसरा ये कि जब रेशो इतनी कम है, अवाम में आगही नहीं है, तो क्या हुकूमत की जानिब से भी दिलचस्पी नहीं दिखाई जा रही? देखिए, जहां तक हुकूमत का किरदार है हम उसको मुरद इल्जाम नहीं ठहरा सकते, क्योंकि बलूचिस्तान के 33 अजला में वैक्सीनेशन सेंटर्स मौजूद हैं। सिर्फ कोयटा में 7 मुख्तलिफ मकामात पर वैक्सीनेशन सेंटर्स मौजूद हैं। लोग मोबाइल पर मैसेज करके खुद को वैक्सीन लगवा सकते हैं। लेकिन जहां तक हमारे लोगों का जो है वो किरदार है वो हम देख रहे हैं कि बिल्कुल उसमें दिलचस्पी जाहिर नहीं की जाती। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि यहां पर अब तक कोरोना वायरस को संजीदगी से नहीं लिया जाता, और लोग कई आबादियां ऐसी कि जहां पर यह कहा जाता है कि इस तरह का कोई वायरस एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो जहां तक वैक्सीन की बात है तो उसमें शरह जो है वो इंतहाई कम है बलूचिस्तान के दूर दराज इलाके में। कोयटा में हम देख रहे हैं कि खवातीन के लिए अलग सेंटर्स है, जेल में जो कैदी हैं उनको वैक्सीनेशन का अमल जो है वो शुरू हो गया। तो हुकूमत का जो किरदार है वो अपनी तरफ से बिल्कुल सही है। जो बात यह है कि वो शऊर की कमी है, तालीम की कमी है, लोगों को इस जानिब माइल करना है कि अगर हमें इस अपने मुल्क को इस खतरनाक वायरस से भगाना होगा, दूर करना होगा, तो उसके लिए ये है कि पढ़े लिखे अफराद भी वैक्सीन की तरफ माइल नहीं होते, डरते हैं, उससे हिचकिचाहट का शिकार हैं। पता नहीं समझ क्यों नहीं आती, वो इदराक क्यों नहीं आता, वो अक्ल शऊर क्यों नहीं आता, समझना नहीं चाहते कि कौन सा उनसर मौजूद है जो उनको डर पे माइल कर रहा है। ये एक सवाल है। फारूक, ये कहिएगा कि शेखुपुरा की अगर सूरत हाल देखी जाए तो रोज़ाना की बुनियाद पे कितने अफराद को वैक्सीन लगाई जाती है, और मजमूई तौर पर अगर शेखुपुरा में देखा जाए तो कितने वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम? जी, अभी तक जो शेखपुरा शहर के अंदर जो है वो 2 वैक्सीनेटर सेंटर बनाए गए थे, वैक्सीनेशन जहां पर की जा रही थी। एक म्यूनसिपल जो हॉल है वहां पर बनाया गया था, दूसरा जो है स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स था जिम्नेजियम, वहां पर ये वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए थे, जहां पर हज़ारों की तादाद में लोग आ रहे हैं और डेली तौर पर जो है वो वैक्सीनेशन यहाँ पर की जा रही है। अभी तक जो है हमारे अदादो शुमार के मुताबिक तकरीबन कोई 10,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो शेखपुरा के अंदर जो हैं वो वैक्सीनेशन हो चुकी है, जिनमें जो बूढ़े लोग जो हैं, जिनके यानी 50+ लोग हैं, वो ज़्यादा तादाद है। अब जो है वो 40+ के लोगों को जो है लगनी शुरू हो चुकी है, जिस पर लोग जो हैं वो अब आ रहे हैं और वैक्सीनेशन जो है वो की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें यहाँ पर लॉकडाउन और SOPs की, तो वो जो उसकी सूरत हाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो तशवीशनाक है। वैक्सीनेशन तो लग रही है बिल्कुल, उसकी रोकथाम के लिए गवर्नमेंट जो है वो अपने तौर पर सब कुछ कर रही है, लेकिन हुकूमत तो इक़दाम कर रही है। आवाम को इस तरफ माइल होना होगा, आवाम को समझ बूझ रखना होगी। पताफी साहब, एक आखिरी सवाल, ईद किस तरह गुजारनी चाहिए? बतौर हुकूमती नुमाइंदे और बतौर इस माशरे के अहम फर्द के क्या पैगाम देंगे? जी, मेरा यही पैगाम होगा, मेरी आवाम से ये रिक्वेस्ट होगी कि हुकूमत ने, NCOC ने, पंजाब गवर्नमेंट ने जो SOP दिए हैं, ये जो लॉकडाउन लगाया, ये आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आपके प्यारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। इस कोरोना के जो SOPs हैं इन पे अमल दरामद रखें। ईद की छुट्टियों के दौरान जो SOP के दौरान एहतियात कीजिए, SOPs पर अमल दरामद कीजिए, ईद की खुशियां मनाइए, लेकिन घरों तक महदूद रहे। और बसूरत दीगर अगर आप समाजी फासला इख्तियार नहीं करेंगे तो उसके नुकसानात हमें भी भुगतना पड़ सकते हैं, आपको भी भुगतना पड़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया हनीफ खान पताफी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। कोयटा से किफ़ायत अली और शेखपुरा से फारूक मलिक आप आगाह कर रहे थे, आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, न्यूज़ रूम रमज़ान स्पेशल से यासिर रशीद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।